राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का जोधपुर दौरा। एक दिवसीय प्रवास पर आज जोधपुर पहुंचेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। आज सुबह 10:35 पर जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, यानी कि थोड़ी देर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जोधपुर पहुंचने वाले हैं। सुबह 10:50 पर मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर पहुंचेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति पवन कुमार शर्मा के निर्देशन में दीक्षांत समारोह आयोजित होगा और उसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचेंगे। इसके बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 1:55 पर जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और आज दोपहर 2 बजे किशनगंज के लिए रवाना होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का आज जोधपुर दौरा है। थोड़ी देर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जोधपुर पहुंचेंगे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। तो एक दिवसीय प्रवास पर आज जोधपुर आएंगे राज्यपाल। तो जोधपुर पहुंचेंगे कुछ ही देर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, जहां दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। जयनारायण विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। और अब जयपुर से खबर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये निराशाजनक है। अशोक गहलोत ने कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता के भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा करने वाला है और इसमें ऐसी कोई घोषणा नहीं है जिसे व्यापक जनहित में कहा जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के इस बजट से समाज का हर वर्ग हताश होगा और प्रदेश की विकास दिशा को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बजट का सबको इंतजार रहता है, पर आज पूरे प्रदेशवासी बहुत निराश हुए, हताश हुए। कोई तरह की उपलब्धि हासिल नहीं हुई जिस पे चर्चा की जा सके। सभी वर्ग, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी में बड़ा आक्रोश है लोगों के अंदर, क्योंकि पेंशन 90 लाख लोगों को मिलती है, उस पर कोई बढ़ोतरी की घोषणा नहीं हुई। हालांकि 4-5 महीने तक मिलती नहीं, वो तो अलग इश्यू है। तो पेंशन का बड़ा इश्यू है। विधवाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग, उनको आवश्यकता होती है प्रति मंथ जो पेंशन मिलती है उससे। निराश हुए वो लोग। उसके अलावा जो लोग उम्मीद करते थे, अन्नपूर्णा किट बिना मतलब का उसको बंद कर दिया। जब उस वक्त में फोटो लगी हुई थी मेरी वहां पर एज मुख्यमंत्री, अब फोटो हटा के भजनलाल की फोटो लग जाती। अन्नपूर्णा किट इतना पॉपुलर था पूरे प्रदेश के अंदर, उसको बंद करने की आवश्यकता क्या थी। आज उम्मीद कर रहे थे कि वापस उसको शुरू कर सकते हैं, शुरू नहीं हुई। इंदिरा रसोई, मैं खुद गया कई जगह खाना खाने के लिए। इंदिरा रसोई इतनी पॉपुलर थी प्रदेश के अंदर, अब अधिकांश जगह पर वो स्कीम ठप कर दी गई। कितने गरीब, मजदूर, युवा, बल्कि जो छात्र आते थे बाहर से, हॉस्टल में रहते थे, उनको बहुत बड़ी मदद मिलती थी, वो लगभग बंद हो गई है। और कोविड के अंदर कितनी हमें तकलीफ हुई, कैसा शानदार मैनेजमेंट किया, पूरे देश में नहीं दुनिया में तारीफ हुई। और हेल्थ की स्कीम जो हमने बनाई है, चिरंजीवी योजना, फ्री मेडिसिन, ऑपरेशन सारे फ्री, MRI, CT स्कैन फ्री, सब जांचें फ्री। हर घर और घर गांव के अंदर आज चर्चा होती थी स्कीम की, प्रदेश के अंदर भी और प्रदेश के बाहर पूरे देश के अंदर। ऐसी स्कीम पूरे देश में कहीं नहीं है और शायद दुनिया में भी कहीं नहीं होगी। इस बात का हमें फक्र है। आज वो स्कीम जो है इतनी बर्बाद हो चुकी है, कागजों में 25 लाख आज भी है, पर ऐसा भ्रम फैल गया वो 5 लाख की हो गई है। उस भ्रम में लोग इलाज नहीं करा पा रहे। सरकार को चाहिए तो स्पष्ट करे 25 लाख की बीमा राशि का बीमा आज भी है
और उसका हम पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और लोगों को लाभ पहुंचाएंगे, जिसकी आज भी आवश्यकता है, ऐसी घोषणा की। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि बाकी तो रिफाइनरी इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, शानदार 38,000 करोड़ का, आज वो 80,000 करोड़ का हो गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकारें जो जो आई है ना, सब ने उस योजना को बर्बाद कर दिया 5 साल तक बंद रखा। अब बार बार आप घोषणा कर रहे हो, 25 अगस्त का शायद बताया था आप लोगों ने, 25 को या 25 अगस्त की बात थी शायद, घोषणा उद्घाटन करने की बात थी। अब वो 25 अगस्त चला गया, अब पता नहीं अगले 25 अगस्त को करेंगे या पहले करेंगे, पता नहीं क्या मोड़ देख रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र और आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल में 19 तारांकित और 20 अतारांकित प्रश्नों की सूची है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी से संबंधित विभाग से सवाल जवाब होंगे। चिकित्सा विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन विभाग और वन विभाग से संबंधित सवाल जवाब आज सदन में होंगे। साथ ही मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग बीएसए का प्रतिवेदन रखेंगे। सदन में आगामी दिनों में होने वाले कामकाज की रूपरेखा तय होगी। मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर सदन पर वित्त विभाग की 18 अधिसूचनाएं रखेंगे। वहीं वन मंत्री संजू शर्मा वन विभाग के 13 अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगी। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे रखेंगी। राजस्थान जलाधार प्राधिकरण की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी। कई विधायी कार्य के बाद आज विधानसभा में बजट पर बहस शुरू होगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बजट पर बहस के लिए समय आवंटित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज राजस्थान विधानसभा में बजट पर बहस होगी। तो तारांकित प्रश्नों की सूची में 19 प्रश्न हैं, अतारांकित प्रश्नों की सूची में 20। तो आज क्या कुछ सदन में रहने वाला है लाल सिंह? देखिए साक्षी, एक तो आज जो बजट आया है, कल लाल सरकार ने जो बजट पेश किया है उस पर आज से बहस शुरू हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज सभी राजनीतिक दलों को समय आवंटित करेंगे और इसके साथ ही प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 19 प्रश्न आज तारांकित हैं, 22 प्रश्न अतारांकित हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी चिकित्सा विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन विभाग से संबंधित आज सवाल रहेंगे। विधायक अपने अपने क्षेत्रों के इन विभागों से संबंधित सवाल रखेंगे और संबंधित मंत्री इनका जवाब देंगे। इसके साथ ही आज कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन भी आएगा। सदन में आगामी दिनों तक कितने कामकाज रहेगा इसकी रूपरेखा भी रखेंगे। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग आज सदन की पटल पर आने वाले दिनों में विधानसभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा रखेंगे, यानी कितने दिन विधानसभा चलेगी, सदन चलेगा, इसकी जानकारी देंगे। इसके साथ ही आज चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर वित्त विभाग की अधिसूचनाएं रखेंगे। सदन में वित्त विभाग की 8 अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। संजय शर्मा भी आज वन विभाग की 13 अधिसूचना पटल पर रखेंगे। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का प्रतिवेदन रहेगा। राजस्थान जल आधार प्राधिकरण की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट रखी जाएगी पटल पर। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद वैरवा वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन मंत्री जोगाराम पटेल रखेंगे। वार्षिक प्रतिवेदन लोकायुक्त राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन मंत्री संजय शर्मा रखेंगे। 2 वार्षिक प्रतिवेदन, पहला राज्य प्रदूषण प्रतिनिधिमंडल का वार्षिक प्रतिवेदन और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन। इसके साथ ही मंत्री हीरालाल नागर रखेंगे प्रतिवेदन। ऊर्जा से संबंधित प्रतिवेदन रहेंगे। राजस्थान ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विस लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन। सदन में कुछ याचिका लगाई है। विधायक छगन सिंह राजपूत ने याचिका लगाई है। अहोर नगर पालिका में फायर ब्रिगेड यंत्र उपलब्ध कराने की याचिका है। मनोज कुमार ने सिंध मुख में रेलवे बेंच पर युवा निर्माण की याचिका लगाई है। ऐसे में सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही क्योंकि विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आएगा, तो ये भी हो सकता है कि प्रश्नकाल के बाद विपक्ष में हंगामे की तस्वीर भी देखने को मिले। जी साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।
और आप बीकानेर के नोखा से खबर है, जहां घट्टू गांव में 33 केवी जीएसएस में आग लग गई है। ट्रांसफार्मर में तेल भरा होने से बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। दमकल टीम ने फोम और पानी से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। अधिक लोग होने से यहां पर आग लग गई। विद्युत विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने से ग्रामीणों ने यहां पर राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि ये पूरी जो घटना है वो देर रात की है। तो बीकानेर के नोखा से खबर है, जहां आग लग गई। दमकल की टीम ने फोम और पानी से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। घट्टू गांव में 33 केवी जीएसएस में भीषण आग लग गई। तो तस्वीरें आप देखिए, भीषण आग यहां पर लगी है। ट्रांसफार्मर में तेल होने से बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आपको बता दें कि अधिक लोड होने की वजह से यहां पर आग लगी है और आग लगने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि जो पूरी घटना है ये देर रात की घटना बताई जा रही है। तो बीकानेर के नोखा से खबर है, जहां घट्टू गांव में 33 केवी जीएसएस आग लग गई है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडेन मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 रुपया देश के प्रधानमंत्री जी भेजते हैं और 3,000 तक हमने कर दिया। उसको अगले आने वाले समय पर हम 12,000 तक इन 5 सालों में ले जाने का हमारा संकल्प है। निश्चित रूप से किसान आज खुशहाल हुआ है। उनको बिना ब्याज के ऋण देने की बात रही हो, चाहे लखपति दीदी बनाने के लिए 1 लाख की सीमा को बढ़ा के 1.5 लाख करने की बात रही हो, हमारे चिकित्सकीय व्यवस्थाएं सुदृढ़ हों, उसके लिए एसएमएस में, हमारे एम्स में, आप देख सकते हैं कि जेके लोन में, और जहां जहां भी आवश्यकता है ट्रॉमा सेंटरों में भी नए औजार खरीदकर, नए इक्विपमेंट खरीदकर सही समय पर लोगों का इलाज हो, नई तकनीक के आधार पर हो, ये करने का काम किया। कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए नए पुलिस थाने, पुलिस चौकियां, उनके साथ साथ नई तकनीक के आधार पर हम तफ्तीश करके अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करें, त्वरित न्याय व्यक्ति को मिले, इसके प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। और राजस्थान, विकसित राजस्थान का सपना साकार करता हुआ नजर आ रहा है। आप बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ हो, उसके लिए सोलर पार्क की स्थापना की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा कर दी कि हम 2027 में किसानों को भी दिन में बिजली देंगे, तो 22 जिलों में आज हम दिन में बिजली दे रहे हैं। बाकी जिलों में ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक हो, आधारभूत संरचना उसका हम विकास करें, उसके लिए 400 केवीए, 132 केवीए, 220 केवीए, 33 केवीए के नए जीएसएस स्थापित करके उस ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक करके उस वादे को भी पूरा करने की बात की। मैं समझ सकता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर लागू करके गरीब उत्थान की बात कही है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, अंत्योदय की बात उन्होंने की कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके हम राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी उस रास्ते पर चलकर गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर लाने की बात कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमें अच्छी शिक्षा मिले, नई शिक्षा नीति के तहत जो प्रावधान किए गए हैं कि जो बच्चे की रुचि है उसी रुचि के अनुसार हम उसको अध्ययन करें, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी स्कूलों में कोर्स चालू करने की बात कही गई है, विद्यालय खोलने की बात कही गई है। और यदि बच्चे पढ़ने जाते हैं, साधन नहीं है, दूर जाते हैं, तो उनके लिए वाउचर देने की बात कही है। हमारी गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, जो श्रमिक हैं हमारे, उनके कल्याण की बात इस बजट में कही गई है। मैं समझ सकता हूं कि पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी के 2.25 वर्ष के कार्यकाल में इतनी सड़कें बनी है कि कांग्रेस तो 5 साल में भी नहीं बना पाई। कल विपक्ष के साथी कोई प्रेस कर रहे थे, मैं देख रहा था माननीय डोटासरा जी को और माननीय जूली जी को, उनके चेहरे उतरे हुए थे। और वो चेहरे इसलिए उतरे हुए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था ना, 5 साल बनाम 2 साल,
और जब बजट पढ़ा जा रहा था तो उन पर सुना नहीं जा रहा था। क्यों? कि कांग्रेस 5 साल में अपने किए गए वायदों को पूरा नहीं कर पाई, अपनी घोषणाओं को 40% भी उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी की इस कार्य योजना जो लागू की उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि उनकी जो बजट घोषणाएं हैं, जो मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं, उसमें 72% से ज्यादा तो हम पूरी कर चुके हैं, बाकी पाइपलाइन में है। आज डेयरी के सेक्टर में हम लाभ में आए हैं, हमारी रोडवेज लाभ में आई है, 3 कंपनियों में से 2 कंपनियां बिजली की लाभ में आई है। जो घाटा था उस घाटे को पूरा करके राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह होकर के हम काम कर रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि युवा, महिला, किसान, बेरोजगार, हमारा व्यापारी समृद्ध हो। पर्यटन के क्षेत्र में विपुल संभावनाएं राजस्थान में है। पधारो हमारे देश का स्लोगन साकार हो रहा है और हम ये समझ सकते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में डेवलपमेंट करके जो पर्यटक आते हैं उनसे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत होने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश में सर्वाधिक ऐसे डेस्टिनेशन है जहां लोग आते हैं और उनकी संरक्षा सुरक्षा करना हमारा ध्येय। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय था कि पुलिस का जो ध्येय वाक्य है उसी पे हम चलें, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास। और यही कारण है कि उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग और उनकी कार्ययोजना के तहत हमारी पुलिस ने काम किया और सभी प्रकार के अपराधों में करीब 14% के लगभग कमी आई है। महिला अपराध में कमी आई है, SC ST के अपराधों में कमी आई है, लूट, नगबजनी, चोरी, डकैती, इनमें कमी आई है। संगठित अपराध करने वाले लोग कहीं नजर ही नहीं आते। हमारी पुलिस पूरी तरीके से उनके खिलाफ लगी हुई है। जो भी कोई अपराध छुटमुट करता है तो उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करता है। तो राजस्थान अमन, चैन, शांति से विकसित राजस्थान का सपना देख करके चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है कि देश के प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है 2047 में विकसित भारत बने, तो हम भी राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाकर उसमें अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार खड़े हैं और हमारा वो सपना साकार हो। और आप जगदलपुर के बस्तर से खबर है, जहां बस्तर संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज डिमरापाल के से सामने आई तस्वीरें गंभीर लापरवाही और कानून उल्लंघन की ओर इशारा कर रही है। अस्पताल परिसर में खासकर पोस्टमार्टम कक्ष के पीछे मानव अंगों के अवशेष, खून से सना मेडिकल कचरा, इस्तेमाल की गई सीरीज और नुकीली वस्तुएं खुले में फेंकी हुई नजर आ रही है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के तहत संक्रमित कचरे का वैज्ञानिक तरीके से पृथक संग्रह और निस्तारण अनिवार्य है, लेकिन यहाँ नियमों की खुली अनदेखी की जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह खुले में पड़े संक्रमित कचरे से टीबी, निमोनिया, टिटनेस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही मिट्टी, हवा और भूजल भी प्रदूषित हो सकता है। रोजाना सैकड़ों मरीजों की आवाजाही वाले इस अस्पताल में संक्रमण फैलाने की आशंका को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी अब तक खामोश क्यों है और कार्रवाई कब होगी। तो जगदलपुर के बस्तर करते हैं और सेग्रीगेट करते हैं। और ये अभी जो नगर निगम के सहयोग से जो आड़ाबाल में है वहाँ से अगर मिल जाने से बहुत सारा चला जाएगा तो सेग्रीगेट होकर के बहुत हेल्प मिलेगा। उसमें जो होता है कॉलोनी का भी है और खाने पीने का भी वस्तुएं होती हैं जो प्लास्टिक के रहते हैं, लोग बच्चे मंगाते भी हैं और सभी लोग यूज़ करते हैं, तो वो सब सेग्रीगेट हो जाएगा तो हमारे पास कम हो जाएगा उसमें। इस आपने का मतलब संज्ञान में आया है, मैं इसको और बहुत गंभीरता से देखूंगा, निराकरण कर। मेडिकल कॉलेज डिमरापाल के पीछे के डीकम्पोज जहाँ पर किया जाता है वहाँ पर आप देखिए मेडिकल वेस्ट को किस तरह से डीकम्पोज यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि ये डीकम्पोज जिस तरह से किया जा रहा है इसकी बार बार शिकायतें आ रही है। यहाँ पर मानव अंग को कई कुत्ते नोच के खा रहे हैं, जो खून की थैली है उसको भी कुत्ते यहाँ पर छात्रावास तक लेके जाते हैं। यहाँ पर ये मेडिकल वेस्ट पड़ा है। अब आप इस चीज़ को गूगल करके देखेंगे तो लाल थैली के अंदर जो रक्त से जुड़ी हुई जो जितनी भी सामग्री है वो डाली जाती है। येलो बैग के अंदर मानव अंग से जुड़ी हुई जितनी सामग्रियाँ डाली जाती है उसके अंदर मेडिकल वेस्ट और जो खाने पीने का सामान होता है वो डाला जाता है। तो ऐसे ये अलग अलग बैग पड़े हैं। आप देख पाएंगे कि मेरे सहयोगी बताएंगे
कि इन बैगों के अंदर अब देखिए जो मानव अंग वाले बैग हैं वो भी यहाँ पे खुले पड़े हैं, रेड थैली वाले ये पड़े हैं, कुत्तों ने फाड़ दिए हैं। और ये देखिए मेडिकल इक्विपमेंट्स यहाँ पर खुले में पड़े हैं। ऐसे ही 1 साल पहले यहाँ पर मामला हुआ था जिसका स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने संज्ञान लिया। उसके बाद इसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ये सामान यहाँ पर डिकम्पोज हुआ था, लेकिन 1 साल बाद दोबारा ये मामला सामने आ रहा है। अब इस मामले पर क्या अधिकारी संज्ञान लेकर प्रॉपर रूप से डिकम्पोज कर पाएंगे या फिर इतिश्री कर देंगे, क्योंकि ये जो मेडिकल वेस्ट है, जितने भी ये कुत्ते हैं लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और वहाँ पर जब ये लोग पहुँचेंगे तो वहाँ पर संक्रमण बढ़ेगा। दूसरी ओर देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई से ज़्यादा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दारू की बोतलें पड़ी है। देखिए खुलेआम दारू की बोतलें यहाँ पर पड़ी है और यहाँ पर इसका सेवन किया जाता है। यहाँ पर दारू की बोतलें फेंकी जाती है। मतलब ये साफ साफ है कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई से ज़्यादा शराब का सेवन किया जा रहा है। आप देखिए ये डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के स्टाफ हैं जो यहाँ पर खुले में कचरा फेंकने जा रहे हैं। वही चीज रहता है, सब रहता है। मानव अंग वगैरह जो होते हैं, खून की थैली, वो कहाँ रहती है? वो सब मिक्स रहता है, सारा मिक्स अलग रहता अलग नीचे हैं, भाई लोग सब कोई के में बनाए रहते हैं। सभी मिक्स करके इसी में डाल देते हैं ना? नहीं, जैसे कि खून की थैली वगैरह जो होता है वो किस में डालते हैं? हैं? खून की थैली वगैरह कौन से में? जो ब्लेड वाला हाँ, वो क्या जिली में जो उसको डालते हैं और जिली में ला के गड्ढा खोद के उसमें मिर्ची पाउडर डाल के ना उसको मिट्टी डाल देते हैं, गड्ढा खोद के वहाँ दफना कौन से देते हैं। कलर की झिल्ली में डालते हैं? कोई- जिल्ली वहाँ पर जो देखो सर, लाल कलर का भी मिलता है, काला कलर का भी मिलता है जिल्ली। तो उसमें क्या है, अपन डाल के जैसे उन लोग बोलते हैं ना कौन से में इसको डालते हैं? जिले में डालना है। कौन से में डालते हैं? मैं मानव अंग किस में डालती हूँ? मन में नहीं आता सर। उधर वाला जो गड्ढा है उसको बोरा के साथ जो व्यायाम करने वाला जो है चपरासी, उसको बांध के रख देता है। उसके बाद वो निकाल देता है बाहर में, बोलता है कि भैया इनको ले जाओ फेंको। तो उसके बाद हम बोरा के साथ उठा के लाते हैं, गड्ढा में फेंक देते हैं। खोलते नहीं है, जैसे बंदा हुआ है वैसे बंदा ही रहेगा। इधर ये जो वाला कुत्ते तो गड्ढा है फाड़ते ना, हैं ना, फिर वो तो कुत्ते वहाँ पर भी फाड़ रहे हैं ना। तो कुत्ता लोग तो फाड़ रहे हैं सर, कहीं पर भी हो, चाहे यहाँ पर भी हो या कहीं पर भी, कुत्ता लोग तो फाड़ेंगे ही फाड़ेंगे ना। 10 दिन को उनको खाने का रहता है, रोटी वोटी। हाँ 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 हाँ। तो वो कहाँ पर रखते हैं? अभी जो छोटा बच्चा भी रहता है, मान के चलो छोटा सा रहता है, 2-3 माह का भी रहता है, हाँ, हाँ। तो क्या दिल भर के साथ को उसको 10 दिन के अंदर में जो बोरा के अंदर में उसको डाल दिया रहता है। निकले नहीं बोले हैं तो साथ में फेंक रहे हैं। मतलब इसी में फेंक हाँ रहे जी, होंगे, जितने भी जी होंगे हाँ इसी के हाँ, अंदर यहीं है। पर है।